हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों हमने इस एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैथमेटिकल फिज़िक्स की। तो इस सीरीज़ में बच्चों हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया और थोड़ा सा हमने इसमें कवर किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बाहर के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिशन्स का। तो आज का बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर क्वेश्चन नंबर 25 से। ओके, तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फॉर एनी ऑपरेटर ए, ठीक है, ऑपरेटर ए गिवन हुआ है और आइटा ब्रैकेट ए डाइगर माइनस ए इज, ऑप्शन ए गिवन है बच्चों हर्मिशन मैट्रिक्स, बी एंटी हर्मिशन, सी यूनिटरी गिवन है और डी ऑर्थोगोनल गिवन है। ठीक है, तो इसमें से आपको बच्चों ये फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास, देखो इन्होंने बता रखा है कि ए आपके पास कोई भी ऑपरेटर है, ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे गिवन है, तो ये आपका कौन से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको हर एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक बार, ये हमारा है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हर्मिशन। ठीक है, हर्मिशन, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे मैंने ए ले ली, तो अगर ए डाइगर इज इक्वल टू ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चों मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, हर्मिशन टाइप से। ठीक है, बी ऑप्शन में गिवन है बच्चों एंटी हर्मिशन। क्या गिवन है, एंटी हर्मिशन। तो अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और ए डाइगर अगर माइनस ए आ रहा है, अगर कोई भी मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स है बच्चों वो एंटी हर्मिशन है। ओके, सी ऑप्शन है यहाँ पे यूनिटरी। तो यूनिटरी की क्या कंडीशन होती है कि अगर ए डाइगर ए इज इक्वल टू आई है, तो वो मैट्रिक्स आपके यूनिटरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन डी भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन डी में गिवन है बच्चों ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और ए ट्रांसपोज अगर यहाँ पे आई को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों जो मैट्रिक्स है वो आपकी ऑर्थोगोनल है। ओके, अब जो बच्चे इसमें नए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है मैथमेटिकल्स फिजिक्स में, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा देख ले बच्चों कि ए डाइगर का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, तो आपको सबसे पहले निकालना है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, या आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए या आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। अब बच्चों हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 2 1 1 2 ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आपको बच्चों क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है, या आप कह सकते हो कॉलम को रो में चेंज करना है। जो भी मेथड आपको सही लग रहा है, तो आप लोग इसको यूज करिए। या तो आप लोग रो को कॉलम में चेंज करिए या आप कॉलम को रो में चेंज करिए, तो आपको बच्चों उस मैट्रिक्स का मिल जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा तो उसका आपको लेना है बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आयोटा हो गया, तो अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, दैट मीन्स इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आयोटा का आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, तो आपको बच्चों माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है, तो आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये वाला मेथड क्लियर आ गया होगा। तो अब आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ भी आपको सब बता दी है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा, ए डाइगर और माइनस ए। ओके, अब अगर ए डाइगर ए अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी हर्मिशन। तो बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं डाइगर इसका। ठीक है ना, हम लेके चल रहे हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड आपकी ए आती है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का डाइगर और ये यहाँ पे ए डाइगर माइनस ए
ए का डाइगर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आयोटा डाइगर, तो डाइगर मतलब क्या होता है, डाइगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ट्रांसपोज और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब अगर एक ही नंबर है तो उसका ट्रांसपोज भी वही होगा, जैसे हमारे पास 2 है तो 2 का ट्रांसपोज 2 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए डाइगर आई, यहाँ पे आयोटा डाइगर है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज करा, आयोटा मिला, और उसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो माइनस आयोटा मिल गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग सेपरेटली डाइगर ले लीजिए, जैसे कि ए डाइगर का यहाँ पे डाइगर, ठीक है, और माइनस ए डाइगर, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली सॉल्व करते रहिए, तो ये यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, ए डाइगर का डाइगर। आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं जिसको नहीं पता है। ए डाइगर का डाइगर होता है बच्चों ए, ठीक है ना, और सेम चीज़ ट्रांसपोज में भी फॉलो होती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे बच्चों ए हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए डाइगर है, तो ए डाइगर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ए डाइगर ही हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डाइगर माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए, मैंने जो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चली थी ये, जैसे इस पूरे को आप लोग कोई मैट्रिक्स बी ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू जैसे मैंने ले ली यहाँ पे आयोटा, और जो मेरे पास है यहाँ पे ए डाइगर माइनस ए। ठीक है ना, अब अगर मैंने यहाँ पे बी डाइगर लिया और अगर मुझे बी डाइगर बी मिल जाता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी हर्मिशन है। तो बी बच्चों ये है, और बी डाइगर आयोटा ब्रैकेट में ए डाइगर माइनस ए है, और मुझे जो आंसर मिला है, मतलब राइट हैंड साइड में भी क्या मिला है, आयोटा ए डाइगर माइनस ए सेम मिला है, दैट मीन्स बी डाइगर इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब बच्चों ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये आपका हर्मिशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें फिर बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग बी की प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर सकते थे, सी की भी और डी की भी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो क्वेश्चन 25 का जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है 26, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और इसकी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो इसका मैंने बच्चों आपको बहुत सारे मेथड बता रखे हैं। जैसे हम लोग, एक तो आपके पास सिंपल ही होता है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करके आप लोग लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ही लेंथी मेथड है, तो इसलिए इसको आप लोग यूज़ मत करिए। मैंने जो आपको बच्चों ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ बता रखी है कि कैसे ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ से हम लोग आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन ही रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को उठा के आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बच्चों हम लोग सेम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ना देके क्या दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी है, तो पहले हमें बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनानी है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बच्चों यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इक्वेशन x प्लस आयटा y इज इक्वल टू 0 एंड आयटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 नेम दे देती हूँ, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, वो मेरे पास बन जाएगा बच्चों 1 आयोटा एंड आयोटा 1। ओके, अब इसके बच्चों बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं कह सकूँगी, लेकिन 2 मेथड है। एक तो हम लोग ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा बच्चों आप लोग ए माइनस लैम्डा आई का यूज़ कर सकते हो आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे ट्रेस निकालती हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड, जैसे कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा शॉर्टकट ही ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, टाइम कम होता है, तो ट्रेस की वैल्यू बच्चों यहाँ पे डायगनल होते हैं,
जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके आप लोग ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 1+1, इसका मतलब कितना हो गया 1+1 2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए ये 2 हो गया। इसका मतलब बच्चों जो ट्रेस है इसकी वैल्यू हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को इनको प्लस करके निकाल सकते हैं, और ये आपका इक्वल होता है बच्चों सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज़, नहीं सॉरी, ये आपका होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। एक बार दोबारा बता देती हूँ, अगर बच्चों जो ट्रेस से आपको निकालना होता है किसी भी मैट्रिक्स का तो वो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है, और ट्रेस ही आपका इक्वल होता है किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 आ गया और ये आपका इक्वल होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अगर बच्चों मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज़ हैं λ1 प्लस λ2, मतलब λ1 λ2 आइगन वैल्यूज़ है और इन दोनों का सम आपका आना चाहिए बच्चों 2। अगर 2 आता है इस चारों ऑप्शन में, अगर किसी जैसे ये क्या है बच्चों λ1 λ2, यहाँ पे सब वैल्यूज़ गिवन है λ1 λ2 λ1 एंड λ2, यहाँ पे भी λ1 एंड λ2। तो अब बच्चों मैं हर एक ऑप्शन में से दोनों वैल्यू निकालती हूँ, λ1 λ2 उठाती हूँ। अगर इन दोनों को ऐड करके 2 आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों ऑप्शन ए चेक करूँ, अगर मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ए ऑप्शन में है 1 प्लस आयोटा, λ1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है और मैंने प्लस करा λ2 मतलब 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से तो बच्चों 2 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं हो सकते। ऑप्शन बी चेक करते हैं ज़रा, ऑप्शन देख लीजिए 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है ना, यही है ना, तो ये भी बच्चों सही नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, मतलब 2 नहीं आ रहा है कहने का मतलब है। सी देख लो, सी तो हो ही नहीं सकता है। तो डी देख लेते हैं बच्चों, डी ऑप्शन में है आपका 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट 2, तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका ये था, 2 आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब बच्चों आपके जो चारों ऑप्शन हैं तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन डी ही ऐसा है बच्चों जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको इसमें से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जिससे ट्रेस की हेल्प से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, ए इज़ इक्वल टू आई थिंक 1 आयोटा आयोटा 1। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग कितनी वैल्यू है इसकी, देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू। देखो एक तो मैंने वो तरीका बता दिया है आपको, ट्रेस की हेल्प से आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो कौन सा आ रहा है, आपका आंसर बी आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, अब हम लोग लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा है कि ये सही नहीं है तो देख लेते हैं 1 आयोटा आयोटा 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। 1 माइनस 0 होगा, यहाँ पे क्यू 0 होगा, देख लीजिए इसको। ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालनी है तो देख लो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आयटा की वैल्यू आपको पता है बच्चों 1 0 0 1 है, तो जब आप इस इक्वेशंस में रखोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा 1 1 और 1 माइनस लैम्डा आयोटा और आयोटा 1 माइनस लैम्डा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहीं से देख लो डायरेक्टली, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, -1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस लैम्डा आ गया माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा +1। ठीक है, अब सॉल्व करिए जरा, 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर +1 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना हो गया 1 + 1, ये बच्चों 2 हो गया, -2 लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशंस बन गई आपकी, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा + 2 = 0। अब इसको बच्चों इससे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा ax² + bx + c = 0। तो हमें अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है तो -b ± √b² - 4ac/2a से। ठीक है,
तो इसको मैं इसी मेथड से सॉल्व करती हूँ। माइनस बी मतलब -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac मतलब 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, तो 8 हो गया डायरेक्टली। 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहिए आप लोग। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट आपके पास -4 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बच्चों 2 आयोटा अपॉन 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना बच्चा 1 प्लस माइनस आयोटा। तो फाइनली बच्चों जो आपके पास दो वैल्यू मिली आपको, तो एक मिली 1 प्लस आयोटा और दूसरी कितनी मिली बच्चों 1 माइनस आयोटा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे हमने इस मेथड से भी इसको सही प्रूव कर लिया और उस मेथड से भी आपने सही प्रूव कर लिया। तो आप लोग बच्चों कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को शॉर्टकट ही यूज़ करना है, लेकिन शॉर्टकट करने से आप लोगों का आंसर थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस मेथड से भी हमने आंसर निकाल दिया है और ट्रेस की हेल्प से भी हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ m(n)n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m(n) सच दैट f ऑफ x y इज इक्वल टू x² प्लस mxy प्लस ny² इज हार्मोनिक इन नेचर। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन अगर हार्मोनिक है इन नेचर में तो वो किस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसी के बाद आप लोग यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि वो हार्मोनिक है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी फंक्शन, जैसे मेरे पास f(x,y) है, तो ये जो फंक्शन है बच्चों ये आपका कब कहलाएगा कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है del² f अपॉन del(x²), ठीक है ना, del(x²) प्लस del² f अपॉन del(y²) इज़ इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक। ठीक है ना, जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा किसी यहाँ पे हम u विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे बच्चों जो u और b है दोनों ही हार्मोनिक होते हैं बच्चों इन नेचर में। तो इसका मतलब ये दोनों ही आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो del² अपॉन del(x²) प्लस del² अपॉन del(y²) 0 होता है बच्चों, क्योंकि दोनों ही हार्मोनिक होते हैं नेचर में। और सेम चीज़ बच्चों आप v के केस में लिख सकते हो del(x² प्लस del² अपॉन del(y²) इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u और b बच्चों दोनों ही हार्मोनिक होते हैं इन नेचर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो आपका हार्मोनिक कब होता है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, इसी की हेल्प से बच्चों हम लोग निकाल देंगे अपना क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और हमें इस इक्वेशंस की हेल्प से निकालना है कि m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं del² f अपॉन del(x²). ठीक है, तो निकाल लेते हैं del²। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे del(f अपॉन del(x). ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा my और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और इस साइड निकाल देते हैं हम लोग del(f अपॉन del(y), दोनों को एक साथ निकाल देते हैं del(f अपॉन del(y). तो x² फर्स्ट तो 0 ही हो जाएगा प्लस m
एक्स आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे 2ny हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस इस पे तो 0 ही हो जाएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों ये भी हमारे पास 0 ही हो गया, और प्लस यहाँ पे हमारा 2n आ गया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग हार्मोनिक इक्वेशंस में पुट कर देते हैं इसको। तो क्या थी बच्चों हमारे पास, अगर कोई भी फंक्शन हार्मोनिक है इन नेचर में, तो इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू ले लीजिए, डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों 2n इज इक्वल टू -2, और n की जो वैल्यू आई हमारे पास, ये हमारे पास आई बच्चों -1, ठीक है ना। तो ये आ गई बच्चों n इज इक्वल टू -1। अब देखो n की वैल्यू तो -1 आई है। क्वेश्चन में चलते हैं जरा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं गिवन थे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे बच्चों आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई -1, ठीक है। और अगर यहाँ पे बच्चों m की वैल्यूज़ के लिए पूछते हैं, तो आप लिख सकते हो एनी वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, m की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिली है, तो इसका मतलब m आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी फिक्स हो गई, -1 हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसे भी आ सकता था कि अगर यहाँ पे m न दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर यहाँ पे m की वैल्यू नहीं दी रहती है और आपके पास सिर्फ इतना होता है कि x² + xy + ny² इज़ हार्मोनिक इन नेचर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ऑप्शन में आपको 1 दिया रहता है, या -1 और 2 और -2, तो आपका जो सही आंसर हो जाता है बच्चों क्या हो जाता, -1 हो जाता, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक नेचर, अगर कोई भी फंक्शन हार्मोनिक नेचर का है तो उसकी जो कंडीशन होती है बच्चों वो ये होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू x + i/y, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास आपको बताना है, यहाँ पे 4 फंक्शन है a b c d, ठीक है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं x + i/y। तो ये कह रहा है बच्चों कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा फंक्शन है कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन होती है अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है नेचर में, तो देख लेते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, पहले थोड़ा सा समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं u(xy) + v(xy), ठीक है ना। यहाँ पे आपका आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जो u होता है ये तो आपका होता है रियल पार्ट, ठीक है, और जो आपका ये वाला होता है बच्चों ये होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, या आप कह सकते हो इमेजनरी पार्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। अब बच्चों ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी द रियल पार्ट। अब यहाँ पे अभी जो हमसे पूछा है वो सिर्फ रियल पार्ट के बारे में पूछा है, मतलब हमसे यू के बारे में पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है बच्चों जो आपका रियल पार्ट नहीं है, कैन नॉट, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन बताया था मैंने बच्चों, वो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि जो हार्मोनिक नेचर की जो बताया था मैंने, del² f/del x² + del² f/del y² इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे जैसे ये पूछ रहा है f(x y) में हमें u(xy) + i(b(xy), ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जो रियल पार्ट होगा वो हार्मोनिक की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि u और v
दोनों ही हार्मोनी के बच्चों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, जो भी फंक्शन हम उठाएं। अब सबसे पहले हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर मैं ये मान लूँ बच्चों कि ये आपका ये u हो गया, मतलब ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास u की वैल्यू वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, और हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए बच्चों डेल u अपॉन डेल एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2xy हो जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2y हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन एक नाम दे देते हैं इसको, और दूसरा बच्चों हम लोग निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको देख लीजिए, दूसरे पेन से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसको डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए पहले, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि वाई इसमें नहीं है। तो देखिए बच्चों इसको इक्वेशंस 2 ले लीजिए नाम। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 से हम लोग अगर निकालते हैं यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे ले लीजिए 2y प्लस यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों लैप्लास की इक्वेशन या सॉरी जो हार्मोनी की इक्वेशन है बच्चों वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर कोई भी रियल पार्ट या जो आपका इमेजनरी पार्ट है, मतलब u यहाँ पे जो आपका है u और v, अगर ये दोनों आपका हार्मोनी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये आपका एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका रियल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों ऑप्शन चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा बच्चों कि यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन तीनों ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही होगी। बी में भी सेटिस्फाई हो रही होगी, सी में भी हो रही होगी, और डी में भी हो रही होगी। ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जिसमें ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों वो जो रियल पार्ट है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन होता तो ये बच्चों हार्मोनी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, कंसिडर द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, 3x3 के मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है ना। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, मैट्रिक्स के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, आइगन वैल्यूज इससे रिलेटेड आपको हमेशा मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें बच्चों जो आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट बताया है, जैसे ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ हो गया, और कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिनका यूज़ आप सीधा ही डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हम ए माइनस लैम्डा आई, जो a माइनस लैम्डा आई है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जैसे हम इससे निकालते हैं आइगन वैल्यूज़, तो ये बहुत ही लेंथी मेथड है, तो इससे हम नहीं निकालेंगे। हम लोग इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, या प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अब बच्चों देखिए इसमें हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, 1 1 1, सारे एलिमेंट्स इसके 1 1 ही है, ठीक है। और ये 3x3 के मैट्रिक्स है आप लोगों के पास। अब बच्चों जो मैंने आपको ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, देख लेते हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ट्रेस अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, जो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यही आपका इक्वल होता है बच्चों डायगनल एलिमेंट। तो डायगनल एलिमेंट हम लोगों को पता है 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए अगर बच्चों हम लोग देखते हैं तो 0 + 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। और ऑप्शन बी भी 3 है, ऑप्शन सी भी 3 है, और ऑप्शन डी भी 3 है। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ से भी नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टीज़ और पता है बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जैसे यहाँ पे ये 3x3 के मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसको मैं 3x3 लिख लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये आपके पास है 3x3, ठीक है। तो जो बच्चों स्टेटमेंट है या जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, n क्रॉस n के मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स है बच्चों वो अगर 1 है,
ठीक है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका n क्रॉस n आपके पास क्या है, ऑर्डर है, और सारे एलिमेंट्स अगर 1 है बच्चों, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो आपकी होती है बच्चों n 0 0। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है और ये आपका इस मैट्रिक्स में हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। अब n क्रॉस n मतलब बच्चों वो आपकी चाहे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो, या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, या 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो, लेकिन यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होगी बच्चों, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, n 0 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों विदाउट एनी कैलकुलेशन के आप लोग आंसर बता सकते हो कि 0 0 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिस बच्चे को डाउट हो रहा है कि ये आपका आंसर नहीं है, तो वो वो बच्चे a माइनस लैम्डा आई इस ये जो इक्वेशन है ये आपकी हर जगह वैलिड होती है, तो इससे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपका ऑप्शन बी ही उससे भी यही होगा, ठीक है। लेकिन टाइम आपके पास इतना नहीं होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा। तो आई होप बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, यहाँ पे भी बच्चों ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 1 4 9 149, ऑप्शन ए 149 है, ऑप्शन बी 077 है, ठीक है ना। और ऑप्शन सी बच्चों आपका 0 1 13 है, और ऑप्शन डी आपका 0 0 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर बच्चों हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ओके, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो बच्चों ट्रेस की वैल्यू होगी वो आपके पास होगी सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन ए देख लीजिए, 9 + 1 + 4, ठीक है, 14 आ रहा है। ऑप्शन ए भी मतलब इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी भी बच्चों, और ऑप्शन डी भी। तो इसका मतलब ये मेथड तो आपका यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, ठीक है। तो आपको बच्चों एक प्रॉपर्टीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, तो यहाँ पे भी आपको वही एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ कि अगर आपके पास बच्चों कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, n क्रॉस n की है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और इसमें बच्चों आप लोग या तो रोज़ को देखिए या कॉलम्स को देखिए, वो आपके होने चाहिए बच्चों स्केलर मल्टीपल, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के। जैसे कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे रो को अगर मैं यहाँ पे कॉलम को देखती हूँ, C1 देख लिया मैंने, ठीक है, तो जो आपका C2 है बच्चों वो आपका क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। देखो जैसे 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। और अगर मैं C2 देखती हूँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये तो आपने अगर कॉलम देखा तभी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप R1 देखते हो तो R2 आपका क्या है बच्चों, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हो बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग रोज एंड कॉलम विच आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, तो इस टाइप की मैट्रिक्स का बच्चों जो आपकी आइगन वैल्यूज होगी वो आपकी हो जाएगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, और 0 और 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। और अगर आपके पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। 5 क्रॉस 5 की है तो 1 0 और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ट्रेस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। तो ट्रेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 + 4 + 9 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है, 14। तो यहाँ पे बच्चों जो आइगन वैल्यूज होगी आपकी वो होगी 14 0 0। तो ऑप्शन डी बच्चों आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग इसको a माइनस लैम्डा आई की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। तो एक बार बच्चों में जो स्टेटमेंट हो वो दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग रो एंड कॉलम विच आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी बच्चों वो आपकी ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड उसके बाद आप लोग 0 0 लगा लीजिए जितने ऑर्डर की वो है, ठीक है। तो यहाँ पे
3x3 के, तो एक एक आइगन वैल्यू जिसके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगी और बाकी सब 0 0 होगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आज आपको कराए हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।